हेलो बच्चों, मैं अभिमत कुमार, अनुदेशक मैकेनिक मोटर व्हीकल, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान बदायूं से आज आप लोगों के समक्ष विषय ट्रेड थ्योरी के एक टॉपिक के साथ उपस्थित हुआ हूँ, जिसका नाम है इंजन इमिशन। बच्चों, मैं आज के इस सेशन में मैंने एक पीपीटी प्रिपेयर करा है, जो कि मैं अभी आपके साथ शेयर करूंगा। उसमें बहुत हद तक मैंने काफी चीजों हिंदी में बनाई है वो पीपीटी, और कुछ टेक्निकल वर्ड्स हैं, कुछ टेक्निकल टर्म्स हैं जिनको मैंने एज इट इज रखा है, तो मैं वो आपको डिक्टेट करता रहूंगा। मैं आशा करूंगा कि इस विषय में आप ज्यादा से ज्यादा जानकारी ले पाए। अब मैं आप लोगों के बीच एक स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। ये व्यवसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग द्वारा। बच्चों, मैं इस सेशन में आप लोगों को जो बताऊंगा उसके बारे में मैंने एक ब्रीफ करा है। सबसे पहले मैं इमिशन कितने प्रकार के होते हैं, एसआई इंजन से क्या क्या उत्सर्जित होता है, कौन कौन से जहरीले गैस उत्सर्जित होते हैं जो हमारे लिए हानिकारक है। उसी प्रकार सीआई इंजन से कौन कौन से गैस उत्सर्जित होते हैं। ऑटोमोबाइल से एयर पॉल्यूशन का क्या कारण है, ठीक है। इसमें एयर ऑटोमोबाइल से एयर पोल्यूशन जो होता है उसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, उसके लिए हम किन किन प्रणालियों का इस्तेमाल करते हैं। उस संदर्भ में पॉजिटिव क्रैंककेस वेंटिलेशन, पीसीवी प्रणाली, कैटालिटिक कन्वर्टर, उत्प्रेरक परिवर्तक प्रणाली, ईजीआर सिस्टम, एग्जॉस्ट गैस रिसर्कुलेशन प्रणाली, और ईवैप सिस्टम, इन सब के बारे में मैं बताऊंगा आपको। लास्ट में मैं बताऊंगा कि इमिशन से रिलेटेड गवर्नमेंट के द्वारा कुछ नॉर्म्स बनाए गए हैं, उसके बारे में भी आपको मैं ब्रीफ करूँ। चलते हैं। इमिशन के बेसिकली तीन प्रकार हैं। उत्सर्जन के इंजन के अंदर तीन प्रकार से उत्सर्जित होते हैं गैस। एक जो एग्जॉस्ट, जो हम हमारे सिलेंडर के अंदर जो कंबशन होता है, कंबशन के बाद जो एग्जॉस्ट गैस बाहर निकलता है, मुख्य कारक वो है, वो बहुत सारे गैसेस को बाहर लेके आता है और उसको वातावरण में छोड़ता है। दूसरा एवोपरेटिव इमिशन। एवोपरेटिव इमिशन के मैं थोड़ा ब्रीफ कर दे रहा हूँ, आगे मैं इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा। एवोपरेटिव इमिशन ये है कि कुछ हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं अनबर्न्ड, जो कि कंबशन की प्रक्रिया में भाग लिए बिना वो वातावरण में स्केप हो जाते हैं, उड़ जाते हैं। तीसरा है क्रैंककेस इमिशन या ब्लो बाय गैसेस। ये इसमें के थ्रू भी हाइड्रोकार्बन्स ही होते हैं जो कि वातावरण में जाते हैं। आपको पता है कि आज के टाइम में पेट्रोल डीजल की क्या महत्ता है इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो जब कोई गैसोलीन, जब कोई फ्यूल कंबशन प्रक्रिया में भाग लिए बिना ही एस्केप हो जाए तो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से हार्मफुल तो है ही। दूसरा, वो फ्यूल इन्वायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज्यादा हार्म, ठीक है। देखिए, मैंने थोड़ा सा एक पिक्चोरियल प्रेजेंटेशन किया है। तो एग्जॉस्ट गैस, ये सिलेंडर होता है यहाँ पे, यहाँ से सॉरी सिलेंडर, साइलेंसर, साइलेंसर यहाँ से एग्जॉस्ट गैस निकलता है, यहाँ क्रैंककेस लॉस होता है, इवोपरेशन होता है इधर, उधर रिफिलिंग, जब हम पेट्रोल या डीजल को रिफिल करते हैं इंजन के अंदर। अब देखिए, एसआई इंजन से पॉल्यूटेंट का उत्सर्जन।
जैसा कि आपको पता है कि इग्निशन के बेस पे जो है इंटरनल इग्निशन में इंटरनल कंबशन इंजन को बेसिकली दो भागों में बांटा है, एसआई इंजन और सीआई। एसआई इन द सेंस स्पार्क इग्निशन और सीआई मतलब कंप्रेस्ड इग्निशन। स्पार्क इग्निशन में बेसिकली हम लोग गैसोलीन का इस्तेमाल करते हैं, पेट्रोल का इस्तेमाल करते हैं, और कंप्रेस्ड इग्निशन में बेसिकली हम लोग डीजल का इस्तेमाल करते हैं। तो दोनों की कुछ प्रॉपर्टीज अलग अलग हैं, इंजन के डिजाइन भी अलग होते हैं, पावर डिस्ट्रीब्यूशन भी अलग होता है, और उसके जो गैसेस निकलते हैं, जो पॉल्यूटेंट जिसको हम बोल रहे हैं, उनकी भी थोड़ा उनमें भी थोड़ी भिन्नता होती है। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसमें देखेंगे कि निकास गैसों का उत्सर्जन, मतलब वही एग्जॉस्ट गैस जो, तो जो एक्चुअल कंबशन प्रोसेस होता है उसमें एसआई इंजन के केस में जो निकलता है कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसका कि रासायनिक नाम CO है, हाइड्रोकार्बन जिसको कि HC से डिनोट करते हैं, नाइट्रोजन के ऑक्साइड जिसको कि NOx से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये तीन है, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन और नाइट्रोजन नाइट्रोजन के ऑक्साइड, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन बोलते हैं, NOx। ठीक है, अब ये देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है ये बहुत ही हार्मफुल गैस, मतलब कहने का सेंस ये है कि इसका कोई रंग नहीं होता है, इसका कोई गंध नहीं। ठीक है, तो जब वायुमंडल में ऑक्सीजन की भी उपस्थिति है और कार्बन मोनोऑक्साइड की भी उपस्थिति है, तो हमारे बॉडी का जो सेल है वो कार्बन मोनोऑक्साइड के प्रति उसकी एफिनिटी ज्यादा होती है, उसकी चाहत कार्बन मोनोऑक्साइड के प्रति ज्यादा होती है, मतलब हमारे बॉडी से ऑक्सीजन का कांटेक्ट तोड़ देता है कार्बन, धीरे धीरे ऑक्सीजन का लेवल हमारे बॉडी में गिरता जाता है और हमें एहसास तक नहीं होता है, हम तब तक इसको सूंघते जाते हैं जब तक कि डेथ ना हो। एक वाक्य है तमिलनाडु के चेन्नई का कि एक बंद गाड़ी में 5 आदमी जा रहे थे, AC ऑन था, सारे ग्लासेस चढ़े हुए थे और इंजन के अंदर से कहीं से कुछ लीकेज आ रही, तो गाड़ी के अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड फैल रहा था। 5 के 5 आदमी का डेथ हो गया, उन्हें पता भी नहीं चला कि हम क्या, हमें मतलब कुछ ऐसा फील भी नहीं हुआ, नहीं तो वो गाड़ी रोक के एटलीस्ट बाहर तो निकलते, गाड़ी के अंदर ही 5 आदमी की मृत्यु। तो कार्बन मोनोऑक्साइड इस लेवल का हार्मफुल गैस है। ठीक है, बेसिकली कार्बन मोनोऑक्साइड जो उत्सर्जित, देखिए आपको एक चीज समझना होगा कि कोई भी पदार्थ जलता तब है जब उसमें कार्बन की उपस्थिति हो, कार्बन विद्यमान होता है और ऑक्सीजन की भी उपस्थिति होती है, इन दोनों के अब्सेंस में कोई भी पदार्थ जलेगा नहीं। तो जब कार्बन और ऑक्सीजन की उपस्थिति अनिवार्य है किसी चीज को जलने के लिए, तो वो जब जलेगा तो ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन तो प्रोड्यूस करेगा। अब उसमें है कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड, तो कंपैरेटिवली कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत ज्यादा हार्मफुल है कार्बन डाइऑक्साइड से। तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड अगर छोड़ता है, आता है बाहर एग्जॉस्ट गैस के माध्यम से, तो उतना हार्मफुल नहीं है जितना कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ये जो होता है कार्बन मोनोऑक्साइड इंजन के अंदर जब कंबशन कंप्लीट नहीं हो पाता तब ये उत्सर्जित होता है। ठीक है, नेक्स्ट। अब देखिए ये चीज बता रहा है कि स्थानीय रूप से पूर्ण ऑक्सीकरण के लिए पर्याप्त ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं हो सकता है और ईंधन ईंधन में कुछ कार्बन मोनोऑक्साइड के रूप में समाप्त होता है।
होता है। ऑक्सीजन की पर्याप्त ऑक्सीडरेशन के लिए जो पर्याप्त ऑक्सीजन चाहिए वो अगर उपलब्ध नहीं होता है इंजन के अंदर, तो कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। दूसरा, वायु ईंधन मतलब एयर फ्यूल का रेशियो का जो मतलब अनुपात जो होता है, एयर फ्यूल का अनुपात, वो अगर सही नहीं है तो कार्बन मोनोऑक्साइड का उत्सर्जन होगा। ठीक है। दूसरा, ऑक्सीजन का भी लेवल अगर बहुत ज्यादा, तो जब ऑक्सीजन का लेवल बहुत ज्यादा होगा तो फिर कंबशन बहुत हाई होगा, टेम्परेचर बहुत ज्यादा होगा, उस समय भी कार्बन मोनोऑक्साइड का उत्सर्जन होता है। देखिए, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस OH, CO2 प्लस H, ये आपको एक केमिकल फॉर्मूला मैंने दिखाया है कि बेसिकली कार्बन मोनोऑक्साइड तब होता है जब हम गाड़ी को वार्म अप करते हैं। जैसे गाड़ी खड़ी है बहुत दिन से, उसको स्टार्ट किया हमने, ठीक है, तो उस समय एक्सीलरेटर हम बहुत तेज लेते हैं, तो उस जगह पे कार्बन मोनोऑक्साइड का उत्सर्जन बहुत होता है। जब रनिंग कंडीशन में गाड़ी होती है तो कार्बन मोनोऑक्साइड कम उत्सर्जित। अब देखिए, ये ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है, ये ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन भी बहुत हार्मफुल गैस है। ये हार्मफुल इस सेंस में है, ये पहले बनता कैसे है कि जब इंजन के अंदर का तापमान 1100 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हो जाए, ठीक है, इंजन के अंदर का टेम्परेचर 1100 डिग्री से ज्यादा बढ़ जाता है, मतलब हाई टेम्परेचर पे, ये NOx प्रोड्यूस होता है। NOx का क्या है कि अगर वो वातावरण में मौजूद है और हम अगर उसको सांस के रूप में इनहेल करते हैं, तो हमारा रिस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन से लेके लंग्स में डैमेज तक ये NOx से होता है, पहली बात। दूसरी बात, NOx कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में 3 गुना ज्यादा वातावरण के तापमान को बढ़ाता है। ठीक है, समझ रहे हैं आप कितना ये हार्मफुल है। ठीक है। अब ये देखिए कि दूसरा मैंने एक बताया था, SI इंजन से उत्सर्जन जो होता है, वो पहले पिछले स्लाइड में एक मैंने पहला बताया था कि जो एग्जॉस्ट गैस के थ्रू होता है। दूसरा, गैसोलीन का वाष्पीकरण, इवोपरेशन ऑफ पेट्रोल। तो कैसे वाष्पीकरण होता है? जब आप ईंधन टैंक मतलब ईंधन के जब टैंक में आप गाड़ी के फ्यूल टैंक में जब आप तेल भरवाते हैं, तो उस समय वायुमंडल में वो वाष्पित हो जाता है। ठीक है। ईंधन टैंक का जो कवर होता है उसमें एक वेंट प्लग होता है, उसके माध्यम से भी वातावरण में जाता है। दूसरा, कार्बोरेटर से। तो कार्बोरेटर का मुख्य कार्य जो होता है कि वो एयर और फ्यूल के रेशियो को प्रोपोर्शन अलग अलग प्रोपोर्शन में वो मिक्स करता है। तो वहां पे भी होता है गैसोलीन है। तो जब तापमान बहुत ज्यादा बढ़ जाता है इंजन, ठीक, तो वहां से भी वो एस्केप हो जाता है, हाई टेम्परेचर जो कि वातावरण में चला जाता है। मैंने पहले ही बताया था कि हाइड्रोकार्बन बहुत ज्यादा इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महंगी आज के डेट में है, और उसको अगर बिना कंबशन प्रक्रिया में भाग लिए बिना हम बर्बाद कर रहे हैं, तो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से वो बहुत बुरा है। एक मिनट, थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हो गई थी।
स्लाइड पे थे। हाँ, ठीक है। तो वो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज्यादा बुरा है। ये क्रैंक केस ब्लो बाय में भी ये होता है कि पिस्टन रिंग और सिलेंडर के बीच में गैप बढ़ जाने के कारण क्या होता है कि कुछ एयर फ्यूल के मिक्सचर जो है सो उस गैप के माध्यम से जाके क्रैंक केस में इकट्ठे हो जाते हैं। ठीक है, तो वो भी, और फिर वो एटमॉस्फेयर में स्केप हो जाता है, वो भी बर्बादी है हाइड्रोकार्बन का। अब देखिए ये सीआई इंजन, कंप्रेस्ड इग्निशन के इंजन के थ्रू जो उत्सर्जन होता है, तो इसमें भी कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, ये हाइड्रोकार्बन होता है, ये ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन होता है, ये एल्डिहाइड्स और अन्य उत्सर्जन भी इसमें होता है। डीजल में मौजूद सल्फर सल्फर के जलने पर H2S और SO2 गैस बनते हैं, और एस डस्ट, जिसको राख बोलते हैं हम लोग, एस डस्ट H2SO4 का भी उत्पादन किया जाता है इसमें डीजल। धुआं के कण भी निकलते हैं इसमें, सफेद धुआं, काला धुआं। तो एक मतलब सफेद धुआं तेल में ज्यादा अगर चिकनाई है, ठीक है, तो तरल बूंदों के कारण वो सफेद धुआं निकलता है। और दहन अगर कंप्लीट नहीं हो रहा है, अगर इनकम्प्लीट कंबशन हो रहा है, तो उसमें जो निकलता है वो काला धुआं निकलता है। ठीक है, अब देखिए ऑटोमोबाइल में एयर पोल्यूटेंट्स के क्या क्या कारण। एक तो कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में इन डिटेल आपको बता दिया। दूसरा हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन और भी चीजों से उत्सर्जित होते हैं कि गलत वायु ईंधन अनुपात, एयर फ्यूल का रेशियो अगर प्रॉपर नहीं है, ठीक है, कंप्रेशन बराबर नहीं है, कम है, ठीक है, वाल्व ओवरलैपिंग, वाल्व ओवरलैपिंग मतलब ये होता है कि जैसे बेसिकली 4 स्ट्रोक होते हैं, सक्शन, कंप्रेशन, पावर और एग्जॉस्ट। ठीक है, तो पहला साइकिल खत्म हुआ, सक्शन, कंप्रेशन, पावर, एग्जॉस्ट, ये एक साइकिल खत्म हुआ। दूसरा साइकिल जो शुरू हो रहा है, तो पहले साइकिल का लास्ट हो रहा है एग्जॉस्ट, दूसरे साइकिल का स्टार्ट हो रहा है सक्शन। तो सक्शन में इनलेट वाल्व खुला रहता है ना, और एग्जॉस्ट में एग्जॉस्ट वाल्व खुला रहता है। ठीक है, तो इसमें वाल्व ओवरलैपिंग में क्या होता है कि सेकेंड साइकिल में इनलेट वाल्व से जो अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन इनलेट हो रहा है, वो लास्ट साइकिल वाले में से मतलब एग्जॉस्ट वाल्व ओपन हो जाने के कारण वो बिना बर्निंग प्रोसेस में भाग लिए वो बाहर निकल जाए। बेसिकली ये जो होता था 2 स्ट्रोक इंजन में, ये काफी ज्यादा हुआ करता था, इसीलिए 2 स्ट्रोक इंजन को बैन कर दिया गया। ठीक है, अब आइए कि ऑटोमोबाइल में वही है, एक ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन का इमिशन। इसमें वायु एयर फ्यूल का रेशियो जो होता है वो फिक्स करना, जैसे लीन रेशियो, रिच रिच लीन मिक्सचर, रिच मिक्सचर, तो इन चीजों पे डिपेंड करता है ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन का इमिशन। ठीक है, कितने देर तक हम जो है कंबशन प्रक्रिया को कर रहे हैं, है ना। मान लो कि बहुत ज्यादा हमने ड्राइविंग कर ली तो इंजन हमारा गर्म हो जाएगा, तो गर्म हो जाएगा तो भाई ऑटोमेटिक वो नॉक्स का एमिशन हो जाएगा। दूसरा कि गाड़ी को हम जैसे रैश ड्राइविंग करते हैं, एक्सेलरेट कर रहे हैं खूब ज्यादा, फिर तुरंत ब्रेक ले रहे हैं, एक्सेलरेट डी एक्सेलरेट, या फिर गाड़ी की जो क्षमता है उससे ज्यादा उस पर लोड दिए हुए हैं, या भीड़ भाड़ वाले इलाके में कहीं निकल रहे हैं, तो ऐसे जगहों पे इंजन का तापमान बढ़ता है और NOx का एमिशन। ये देखिए मैंने एक ग्राफ के जरिए आपको समझाना चाहा है कि जो रिच मिक्सचर होता है उसमें NOx का इमिशन कम होता है। ये NOx का ग्राफ है, ये रिच मिक्सचर में कम हो रहा है और फिर लीन में बढ़ रहा है, फिर कम रहा है। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड लीन मिक्सचर में कम हो रहा है, रिच में बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये एक ग्राफ है, इसको थोड़ा सा
ध्यान दे दीजिए। अब भाई ये तो हमने बताया कि कौन कौन से गैस पॉल्यूटेंट, अब इन पॉल्यूटेंट्स को नियंत्रित कैसे करें। एक तो भाई है कि इंजन डिजाइन में परिवर्तन। इंजन डिजाइन में परिवर्तन इन द सेंस ये है कि मार्केट में पहले BS4 थी, अब गवर्नमेंट ने क्या किया कि BS4 को बंद करके अब BS6 लाएंगे। ठीक है, तो BS4 जिसकी बनी हुई है वो जल्दी जल्दी अपनी गाड़ियां बेचता है जिस कंपनी में पड़ा हुआ है। तो मतलब ये उसने इंजन के डिजाइन में परिवर्तन कर दिया। अब मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो है उसको BS6 के डिजाइन का इंजन मार्केट में लाना, ये सब अकॉर्डिंग टू नॉर्म्स होता है। दूसरा है निकास गैसों के उपचार। एग्जॉस्ट गैस जो हमारा बाहर निकल रहा है उसको हम लोग ट्रीटेड करते हैं जिससे कि पॉल्यूशन कम। पहला है PCV सिस्टम, पॉजिटिव क्रेंकेस वेंटिलेशन सिस्टम। दूसरा कैटालिटिक कन्वर्टर। तीसरा एग्जॉस्ट गैस रीसर्कुलेशन सिस्टम। तीसरा इवेप सिस्टम, ईंधन वाष्पीकरण उत्सर्जन नियंत्रण सिस्टम। ठीक है, अब देखिए बारी बारी से देखते हैं। सकारात्मक वेंटिलेशन क्रेंकेस वेंटिलेशन प्रणाली, पॉजिटिव क्रेंकेस वेंटिलेशन सिस्टम। तो वियर एंड टियर के कारण, मतलब वाइब्रेशन वगैरह के कारण पिस्टन रिंग और सिलेंडर के बीच में जो गैप बढ़ जाता है उससे गैप के माध्यम से हाइड्रोकार्बन अनबोर्ड हाइड्रोकार्बन जो है वो पॉजिटिव ये सॉरी क्रेंकेस में आके इकट्ठा हो जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं उसमें एक ब्रीदर हाउस लगाते हैं, पाइप लगा के जो इकट्ठा होता है उसको फिर से हम लोग कंबशन की प्रक्रिया में वापस यूज कर लेते हैं। वो वातावरण में नहीं एस्केप होके हम उसको रीयूज कर लेते हैं। ठीक है, ये देखिए एक फोटो के माध्यम से मैंने बताया है कि जो इकट्ठा हो रहा है गैस इधर क्रेंकेस में, इसको इस ब्रीदर हाउस के माध्यम से हम फिर से सिलेंडर में अंदर कंबशन के लिए। ठीक है, अब आ जाइए कैटालिटिक कन्वर्टर, प्रेरक परिवर्तक। रासायनिक रूप से प्रदूषकों का उपचार करता है यह। उन्हें CO, CO2, HC से H2, CO से CO2, HC से H2, HC से H2O और NO2 और N2 में विभाजित, ये रासायनिक प्रतिक्रिया करवा के जो ज्यादा हार्मफुल गैसेज हैं उसको कम हार्मफुल गैस में परिवर्तित करता है। इसके लिए उत्प्रेरक सामग्री का इस्तेमाल किया जाता है। उत्प्रेरक के रूप में प्लेटिनियम, पैलेडियम, रोडियम, इरिडियम आदि का इस्तेमाल किया जाता है। CO को CO2 और HC को H2O में रूपांतरण की सामान्य रासायनिक प्रतिक्रिया 500 डिग्री सेल्सियस से 600 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर होती है, लेकिन उत्प्रेरक की उपस्थिति में 300 डिग्री से 325 डिग्री सेल्सियस पर होती है। अब देखिए प्लेटिनम और पैलेडियम जो होता है वो CO और HC को रूपांतरण कर अच्छे उत्प्रेरक के रूप में ये उसको रूपांतरित कर देता है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे इनलेट हो रहा है HC, CO और NOx, तो हाइड्रोकार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्साइड और नाइट्रोजन, और आउटलेट जो हो रहा है वो H2O, CO2 और N2 जो कि लेस हार्म है ना। तो ये कैटालिटिक कन्वर्टर का काम। अब आ जाते हैं EGR सिस्टम। ठीक है, EGR सिस्टम मुख्यतः जो होता है ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। ठीक है, इंजन के दहन कक्ष में 1100 डिग्री सेल्सियस तापमान पर उच्च तापमान पर N2 और O2 के दहन से NOx का उत्पादन होता है। दहन कक्ष में तापमान अधिकतम हो जाता है जब इंजन के त्वरण या भारी लोडिंग के दौरान पूरा दहन होता है। ठीक है, जब बहुत ज्यादा एक्सीलरेशन हम दे रहे हैं गाड़ी में तो
और या लोडिंग कंडीशन ज्यादा है तो तापमान बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अब एग्जॉस्ट गैस मुख्य रूप से H2O वाष्प और CO2 होता है। ये आगे O2 के साथ प्रतिक्रिया नहीं करते, इसलिए EGR पीक तापमान को कम रखने के लिए इनलेट मैनिफोल्ड को दहन इनलेट मैनिफोल्ड के माध्यम से निकास गैस में। अब देखिए होता क्या है कि जब तापमान बढ़ जाता है तो हम H2O और CO2 उसमें रिसर्कुलेट करते हैं, जिससे कि वो तापमान घटे। और जो तापमान कूलेंट का भी इस्तेमाल इसमें किया जाता है, तो तापमान को थोड़ा कम करके, पूरी तरह से नहीं घटाते, थोड़ा कम करके वो जो गैस बनता है उस एयर को हम लोग फिर से इंजन में रीयूज करते हैं, क्योंकि एयर फ्यूल को मिक्सचर को तो हमें मिलाना है ना। तो उस एयर अगर थोड़ा हाई टेम्परेचर एयर मिल जाए हमें तो वो हमारे लिए ज्यादा अच्छा है ना। तो हम उसको इस्तेमाल में लाते हैं। ये देखिए EGR कूलेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं। कूलेंट वही कहते हैं ना, तापमान को कम कर देता है और फिर से इसको रीयूज कर लेते हैं। ठीक है, अब ये इवेप सिस्टम है। इसमें क्या होता है कि जो जैसे टैंक हम भरवाते हैं, तो टैंक भरवाने के दरमियान जो गैस बाहर निकलता है तो हम लोग एक चारकोल का इस्तेमाल करते हैं, चैम्बर का, फ्लोट चैम्बर, वाष्पित गैस में चारकोल भरे एक चैम्बर में ट्यूबिंग के माध्यम से जुड़े हुए, जहां ये अवशोषित हो जाता है। वो चारकोल का एक चैम्बर इस्तेमाल करते हैं जहां ये अवशोषित होता है, उड़ नहीं पाता है। ठीक है, वो चारकोल इसको अपने अंदर अवशोषित कर लेता है और फिर कार्बोरेटर द्वारा इसको रीयूज कर लिया जाता है। वायुमंडल में ना जाके ये फिर से यूज में आ जाता है। ये एक छोटा सा है। अब इमिशन नॉर्म्स देखिए, अलग अलग समय पे अलग अलग देशों ने एक नॉर्म्स निकाला है, क्योंकि ऑटोमोबाइल जो है वो बहुत बड़ा कारक है प्रदूषण का। तो सभी लोगों ने अपना एक नॉर्म्स निकाला कि इससे ज्यादा आप इस गैस, पर्टिकुलर गैस का, अगर आपका गाड़ी प्रदूषित कर रहा है तो आप इसको या तो इसके डिजाइन को मॉडिफाई करो, नहीं तो आप इसको रोड पे नहीं चला सकते। ठीक है, अब देखिए यूरो नॉर्म्स आई थी 1992 में। भारत नॉर्म्स BS1, BS2, BS3, BS4, BS6 तक हम लोग आ चुके हैं। इसमें देखिए कि नॉर्म्स जो 91 में जो पहले आई थी, तो उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड का इमिशन का एक लेवल था 14.3 से 27.1 तक, और हाइड्रोकार्बन का लेवल था 2.0 से 2.0 तक। अब BS4 तक का डाटा हमारे पास है। ये देखिए लेवल दिन ब दिन घटता गया, अभी 1.0 पे आ गया। BS6 में और कम। ठीक है, तो वातावरण की स्थिति परिस्थिति को देखते हुए ये डिसाइड किया जाता है कि किस गैस का इमिशन का मैक्सिमम लेवल क्या होना चाहिए। देखिए इसमें हमने कुछ संदर्भ, कुछ हेल्प लिए हैं, जिसमें कि bharatskill.gov.in पे मैकेनिक मोटर व्हीकल से रिलेटेड निमी बुक जो है उससे, विकिपीडिया वगैरह से। ठीक है, आशा करता हूँ कि मैं आपको इस विषय के बारे में ज्यादा डिटेल दे पाया हूँ। नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही अलग विषय के साथ आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। धन्यवाद।